Hello. Well, we have discussed about special theory of relativity, and I understand that you will be in a position to understand what is a relative theory. Everything is relative, we have concluded. Nothing is absolute. It depends upon the observer to observer. एक ऑब्जर्वर को कुछ दिखाई देता है, दूसरे ऑब्जर्वर को बदला हुआ दिखाई देता है। कुछ नए टर्म्स के बारे में भी हम परिचित हुए। फॉर एग्जाम्पल, if there is any incident going on, it will be said to be an event or happened. ऑब्जर्वर भी हम लोगों ने दो तरह का कल डिफाइन किया था। एक ग्राउंड ऑब्जर्वर who is at rest, not moving, static. That observer is said to be ground observer. एक ऑब्जर्वर ऐसा जो कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, उसको हम कहते हैं मूविंग ऑब्जर्वर। क्यों कांस्टेंट वेलोसिटी से ही चलेगा, इसके बारे में भी मैं अभी आपको स्पष्ट करूँगा। So we will be considering two type of the observers. One is the ground observer और दूसरा ऑब्जर्वर जो है उसको हम कहते हैं मूविंग ऑब्जर्वर। फिर नॉर्मली किसी इंसिडेंट्स को, इवेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम कोऑर्डिनेट्स का प्रयोग करते हैं और उसके लिए एक ओरिजिन इज नीडेड, सो वी कंसीडर ए कोऑर्डिनेट सिस्टम। और वो कोऑर्डिनेट सिस्टम जो हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है, दैट इज बीइंग रिप्रेजेंटेड एज O is the origin. This is the x-axis. This is the y-axis, and this happens to be the z-axis. ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है जिसमें x, y, z तीन कोऑर्डिनेट का हम उपयोग करते हैं। यहाँ पर हम इसी कोऑर्डिनेट सिस्टम को कल मैंने आपको बताया था, विल बी कॉलिंग ए फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्यों कहते हैं? क्या हम इंटरमीडिएट से उठ करके इंजीनियरिंग पढ़ने आ गए इसलिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस कह रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं। एक हम नया पैरामीटर और इसमें इंक्लूड करते हैं, द टाइम। और ये मान के चलते हैं टाइम में आल्सो भी ए वेरिएबल पैरामीटर लाइक एक्स में चेंज, वाई में चेंज, जेड में चेंज, लाइकवाइज द टाइम में आल्सो चेंज। तो अब इस कोऑर्डिनेट सिस्टम का नाम विल बी कॉलिंग एज फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में किसी पॉइंट को लोकेट करने के लिए, फॉर एग्जाम्पल देयर इज ए पॉइंट P, इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे x, y, z एंड दीज आर द कोऑर्डिनेट्स x, y, z एंड x, y, z आर सेड टू बी द स्पेस कोऑर्डिनेट्स और t को हम कहते हैं टाइम कोऑर्डिनेट। तो स्पेस और टाइम का ये मिक्सचर है। हम इंटरमीडिएट तक पढ़ते रहे, केवल स्पेस को कंसीडर करते थे, टाइम के बारे में कोई विचार नहीं करते थे, क्योंकि दैनिक जीवन में, डे टू डे लाइफ में वी नो दैट टाइम डज नॉट चेंज और टाइम बदलता नहीं है, इसलिए टाइम को अलग से कंसीडर करने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन हियर विल बी सीइंग ए कंडीशन, और मैं अभी आपको मेंशन कर दूं, इफ द वेलोसिटी ऑफ मूवमेंट is comparable to the velocity of light. Velocity of light, that is a constant value c, से हम उसको लिखते हैं 3 into 10 to the power 8 meter per second. Then time goes on changing also. Time becomes a variable parameter है। तो इसलिए अब पॉइंट P को लोकेट करने के लिए हम कोऑर्डिनेट्स का प्रयोग करते हैं x, y, z and t. X, Y, Z and T are the coordinates of a point. X, Y, Z, they are said to be the space coordinate, and T known as the time coordinate. So it is inclusive of both space and time. और space time दोनों को साथ साथ जब हम कंसीडर करते हैं, तब किसी पॉइंट के पॉइंट इज रिप्रेजेंटिंग एन इवेंट, उस इवेंट के कोऑर्डिनेट्स को हम X, Y, Z
टी द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं और इसको हम कहते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस दो तरह के होते हैं, और एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो होता है इसको हम कहते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस तो किसको कहते हैं हम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इसको भी जान लें। व्हाट दिस इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज, ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो या तो स्टैटिक है या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है, which under the application of no external force and in which the Newton's law holds good। ऐसा इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो या तो स्थिर हो या कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा हो, जिसमें कोई बाह्य बल आरोपित न किया जाए, अंडर द एक्शन ऑफ नो एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड एंड इन विच द न्यूटन्स लॉ होल्ड्स गुड, और इसमें न्यूटन के नियमों का अनुपालन होता है। ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। पॉइंट वाइज यदि लिखना चाहें तो इसको हम ऐसा कर सकते हैं, अंडर द एक्शन ऑफ no external force this is the one condition। second, Newton's law holds good। इसका अर्थ भी मैं बता दूं, न्यूटन्स लॉ का अर्थ होता है, न्यूटन सेकंड लॉ आपने पढ़ रखा है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। इफ यू अप्लाई ए फोर्स, एक्सेलरेशन विल बी प्रोड्यूस्ड अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन F इज इक्वल टू m। अब ये है पहला कंडीशन है, अंडर द एक्शन ऑफ नो एक्सटर्नल फोर्स, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएगा, बाह्य बल आरोपित नहीं, तो उसमें कोई एक्सेलरेशन उत्पन्न नहीं होगा। तो दूसरा मीनिंग, न्यूटन्स लॉ होल्ड्स गुड, नो एक्सटर्नल फोर्स हैज बीन अप्लाइड एंड देयरबाय एक्सेलरेशन क्रिएटेड इक्वल टू 0। जिसको इस तरह से भी निकाल सकते हैं कि ये स्टैटिक हो, ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस आइदर स्टैटिक रुका हुआ है moving with uniform constant velocity, uniform constant velocity। ये दोनों तरह के फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। या तो रुका हुआ हो, velocity associated is 0, it is static, it is at rest, या फिर यूनिफॉर्म कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता हो, तो उसको हम कहते हैं इस तरह के फ्रेम ऑफ रेफरेंस को जो कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा हो, उसे भी हम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। और ऑब्वियस है कि चूंकि कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, तो विद द टाइम द वेलोसिटी विल नॉट चेंज, और वेलोसिटी चेंज नहीं करेगा तो करस्पॉन्डिंगली एक्सेलरेशन इज 0 या नो एक्सेलरेशन। ये कुछ पॉइंट्स हो गए जिनकी सहायता से इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस को पहचान सकते हैं। अंडर द एक्शन ऑफ नो एक्सटर्नल फोर्स एंड इन विच Newton's law holds good, such frame of reference
are either static are moving with uniform constant velocity and in which no acceleration is there are said to be the inertial frame of reference. तो रिजल्ट ये निकला कि सारे ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो अनएक्सेलरेटेड होते हैं दे आर द इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो ये उसी का आउटकम है। मैं ऐसे लिखता हूँ ऑल unaccelerated frame of reference are inertial frame of reference। तो मुझे लगता है कोऑर्डिनेट सिस्टम जिसको इंटरमीडिएट में आप कह रखे थे जो मैंने ड्राफ्ट किया है उसमें टाइम भी आपने कंसीडर कर लिया ये मानते हुए और ये पाएंगे भी कि टाइम इज आल्सो वेरिएबल पैरामीटर। तो इसको हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं और इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस की एक कैटेगरी है जिसे हम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहेंगे और इसको मैं पुनः आपको परिभाषित कर दूं। अंडर द एक्शन ऑफ नो एक्सटर्नल फोर्स इन व्हिच द न्यूटन्स लॉ होल्ड्स गुड such frame of reference is either static or moving with uniform constant velocity in which no acceleration is there or all unaccelerated frame of references are said to be the inertial frame of reference। एक दूसरे तरह का और फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है और इस दूसरे तरह के फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम कहते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। non-inertial frame of reference। non-inertial frame of reference। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो आप कंसीडर करेंगे उसकी दो कैटेगरी होती है। वन इज द इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और दूसरे को हम कहते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। किसे कहेंगे नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस? तो पहली चीज कॉमन है अंडर द एक्शन ऑफ नो एक्सटर्नल फोर्स। यहाँ भी कोई बाह्य बल आरोपित नहीं किया जाता। द सेकेंड पॉइंट इज न्यूटन्स लॉ होल्ड्स गुड इन द केस ऑफ इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। हियर द न्यूटन्स लॉ डज नॉट होल्ड गुड। क्या इसका अर्थ हुआ? मैं पहले लिख देता हूँ फिर आपको बताता हूँ। अंडर द एक्शन ऑफ no external force। पहला point is the common, it is the same in both the cases under the action of no external force। वैसे एग्जामिनेशन में आपसे पूछा गया व्हाट डू यू मीन बाय इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, तो मैंने ये पॉइंट्स में लिख रखा है तो आप उत्तर पॉइंट्स में नहीं देंगे, आप इसी को लैंग्वेज में अपनी बातें एक्सप्रेस करें। मैं सैलिएंट फीचर्स क्या है उसके बारे में केवल आपको लिख करके बता दे रहा हूँ। तो यहाँ भी कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाता है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। सेकेंड, न्यूटन्स लॉ does not hold good। न्यूटन का नियम does not hold good। न्यूटन के नियम का पालन नहीं होता है। उदाहरण के लिए पॉटर्स व्हील है, कुम्हार का चाक घुमाया जाता है, कोई पिंड रोटेट करता है। एक छोटे से पार्टिकल को ले लो, धागे से बांध के घुमाओ, तो ऐसी परिस्थितियों में आपने देखा होगा कि एक सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन डेवलप कर जाता है। न्यूटन लॉ कहता है या फिजिकल नियम, जब तक बाह्य बल लगाया नहीं है तब तक कोई एक्सीलरेशन उत्पन्न नहीं होता। यहाँ देखो कोई बाह्य बल नहीं लगाया गया
और बिना बाएं बल के लगाए हुए सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन उत्पन्न होता है। तो अब इसलिए ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस होना चाहिए। रोटेटिंग फोर्स ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस में इस तरह के फिक्टिशियस फोर्स, कोरियोलिस फोर्स ऑटोमेटिकली डेवलप कर जाते हैं। विदाउट द एप्लीकेशन ऑफ एनी एक्सटर्नल फोर्स, a force is being developed and acceleration is being developed without the application of any external force. तो ये दूसरी प्रॉपर्टी है। यहाँ पे लिखा है either static or moving with uniform constant velocity। ठीक है। Such a frame of reference are either accelerated rotating पृथ्वी जैसे घूम रही है, अपने एक्सिस चक्कर लगाना रिसिस्ट कर रही है। तो ये उदाहरण है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का। घूमती हुई पृथ्वी, घूमती हुई लट्टू जानती हो, एक खिलौना होता है, हम उसे खेलते भी रहते हैं, तो घूमता रहता है जब घुमाते हैं। कुम्हार का चाक, ये सारे रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो हैं वो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं। और ऐसे सारे फ्रेम एक्सीलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं। अब ये देखो, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में नो एक्सीलरेशन है, all unaccelerated frame of reference से ज़्यादा inertial frame of reference। और यहाँ पर यह accelerated frame of reference होता है, यह rotating frame of reference होता है। और ऐसे accelerated frame of reference और rotating frame of reference को हम non-inertial frame of reference कहते हैं। So we have these criteria for non-inertial frame of reference. No external force has been applied. Newton's law does not hold good, and such frame of reference are either accelerating or rotating. वे सारे फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो अनएक्सेलरेटेड होते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाते हैं, और ऑल एक्सेलरेटेड, एक्सीलरेशन नो यहाँ लिखा है तो एक्सीलरेशन इज फाइनाइट, एक्सीलरेशन इज फाइनाइट। एक्सीलरेशन की वैल्यू शून्य नहीं होती, कुछ न कुछ होती है, कम हो सकती है, अधिक हो सकती है। और फिर पांचवें के संगत भी करस्पॉन्डिंगली यू कैन राइट लाइन और एक्सीलरेटेड are rotating frame of reference are said to be non-inertial frame of reference। तो मैं दोनों को फिर आपको स्पष्ट कर दूं। फ्रेम ऑफ रेफरेंस कोऑर्डिनेट सिस्टम से भिन्नता यह है कि यहाँ आप टाइम को भी एक पैरामीटर मानते हो। Now the point will be, event will be expressed through the coordinate x, y, z and t, the space and time। ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस दो तरह के होते हैं, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस अंडर द एक्शन ऑफ नो एक्सटर्नल फोर्स, Newton's law hold good, either static or moving with uniform constant velocity. There is no acceleration associated, and all unaccelerated frame of reference are said to be the inertial frame of reference. Whereas, in the case of non-inertial frame of reference, under the action of no external force, Newton's law does not hold good. Either such frames are accelerated or rotating, acceleration is finite, all accelerated or rotating frame of references are said to be non-inertial frame of reference।
अब एक समस्या सबसे बड़ी आती है पृथ्वी, जिस पर हम निवास करते हैं, जिस पर रहते हैं, वह अपने एक्सिस के बाद घूमती 24 घंटे में एक चक्कर लगा लेती। तो व्हाट विल बी द नेचर ऑफ द रोटेटिंग अर्थ? तो यदि आपसे पूछ दिया जाए कि व्हाट डू यू कंसीडर अबाउट द रोटेटिंग अर्थ, whether it is a inertial frame of reference or it belongs to non-inertial frame of reference, तो उत्तर आपका क्या होगा? In principle, theoretically, the rotating earth is a non-inertial frame of reference, but the actual acceleration associated is very, very small, practically zero, negligible, and hence for all practical purposes, the earth is considered to be an inertial frame of reference. मुझे लगता है आपको स्पष्ट हो गया। यदि पृथ्वी के बारे में पूछा जाए whether the earth is a non-inertial frame of reference or it is an inertial frame of reference, आपका उत्तर होगा in principle, theoretically, the rotating earth is a non-inertial frame of reference, but the actual extent of the centripetal acceleration associated is very, very small, meaningless, practically zero, so which can be neglected, and hence in practice, व्यवहारिक रूप से the earth is considered to be a non-inertial frame of reference. Theoretically ये non-inertial frame of reference है, लेकिन व्यवहार में ये inertial frame of reference माना है। ठीक, इस ढंग से इसका उत्तर होगा। अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस कोई एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस नहीं हो सकता। नंबर ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंसेज में भी देयर इवन इन द इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। एक चीज और आपको यहाँ पर ध्यान दिला दें कि हम लोग स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी पढ़ रहे हैं, तो इसमें नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में हम कंसीडर नहीं करें। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में बात नहीं, इट इज बियॉन्ड आवर स्कोप ऑफ दिस सिलेबस। रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में हम बात नहीं करें, वी विल बी डीलिंग ओनली विद द इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और पृथ्वी घूम रही है, लेकिन बावजूद यह एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस माना जाता है। क्यों माना जाता है, मैंने कारण आपको स्पष्ट बताया। तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस या तो रुका हुआ होता है, आइदर स्टैटिक और मूविंग विद यूनिफॉर्म कांस्टेंट वेलोसिटी। एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है 10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से चल रहा है, दूसरा फ्रेम 20 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से चल रहा है, तीसरा फ्रेम 100 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से चल रहा है। तो ये तीनों फ्रेम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाएंगे। और एक रुका हुआ है फ्रेम ऑफ रेफरेंस, वह भी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाएगा। तो बहुत सारे इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो सकते हैं, केवल शर्त ये है कि या तो रुका हुआ है, द वेलोसिटी एसोसिएटेड इज जीरो, और मूविंग विद यूनिफॉर्म कांस्टेंट वेलोसिटी, ये चल रहा है। ऐसे फिर दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बीच में कैसे हम डेटा स्पेस कोऑर्डिनेट या टाइम कोऑर्डिनेट को एक से दूसरे में कैसे परिवर्तित करें, और इसके लिए जो ट्रांसफॉर्मेशन का प्रयोग किया जाता है उसे हम कहते हैं गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस। ये बिल्कुल नाम बदल दिया है, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन हम कह रहे हैं, लेकिन ये बिल्कुल वही है जो इंटरमीडिएट में आपने पढ़ रखा है। न्यूटोनियन मैकेनिक्स से इसको आसानी से निकाला जा सकता है, लेकिन फिर भी एक हम नाम दे रहे हैं, एक दूसरे एंगल से इन वस्तुओं को जानने का प्रयास कर रहे हैं।
और दूसरे एंगल से इन वस्तुओं को जानने का प्रयास कर रहे हैं, तो हम फिर इसे गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। इट इज सेड टू बी गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। और गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के करेस्पॉन्डिंग इक्वेशंस आप निकालेंगे। एक्स को कैसे ट्रांसफर करोगे, वाई को कैसे ट्रांसफर करोगे, तो आप चाहें तो इसके साथ सिंपली गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन या गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन लिख सकते हैं। क्या ये कैसे ये निकाला जाता है, और बिल्कुल इंटरमीडिएट के नॉलेज के आधार पर ही इसको कर सकते हो। मैं उसे यहाँ बताने की कोशिश करूँगा और आप इसे आसानी से समझ सकेंगे। Let us suppose there are two frame of references, inertial frame of references. One is static, ये रुका हुआ फ्रेम ऑफ रेफरेंस स्टैटिक है। जो रुका हुआ फ्रेम ऑफ रेफरेंस है इसको हम कहते हैं यस फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये नॉमेनक्लेचर है जिसका प्रयोग किया जाता है। जैसे ही आप यस फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहोगे, जो भी रिलेटिविटी के बारे में जानता होगा, रिलेटिविटी के बारे में विचार करेगा, वो सब जान जाएंगे कि आप ऐसे इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में बात कर रहे हो जो रुका हुआ है, स्टैटिक है। द वेलोसिटी ऑफ दिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज c। इसको हम कहते हैं यस फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इस यस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के कोऑर्डिनेट्स हैं O is the origin, it is the x axis, it is the y axis, and this is the z axis. And this is the S frame of reference. A frame of reference having zero velocity. The static रुका हुआ। एक दूसरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है जो चल रहा है विथ ए कांस्टेंट वेलोसिटी। आप इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में देखा था, either it is static or moving with constant uniform velocity. So एक दूसरा इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में हम कंसीडर कर रहे हैं जो एक कांस्टेंट वेलोसिटी v से चल रहा है। अब किधर चल रहा है, जिधर चल रहा है उसी को हमने एक्स एक्सिस माना, और एक बार एक्स एक्सिस आपकी डिफाइन हो गई तो उसके परपेंडिकुलर वाई एक्सिस और दोनों के राइट हैंड रूल के अनुसार जेड एक्सिस डिफाइन हो गया। सो वी हैव फिक्स्ड आवर एक्स एक्सिस। नाउ एक दूसरा है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इट इज मूविंग विद वेलोसिटी v along the x axis. So x axis are common. This is the origin of this frame of reference which we are going to consider, which is moving with the velocity of v, और इस frame of reference को s dash frame of reference मैं खींच लूँ, फिर आपको स्पष्ट कर दे रहा हूँ। This is y dash axis, this is the z dash axis, and this is the x axis. X axis are common. तो मैं फिर इसे बता दूँ आपको। We have two frame of references, and both frame of references are the inertial frame of reference. One is the S frame of reference, माइक्रोफोन। ये थोड़ा S की लाइन छोटी हो गई है, Y डैश की लाइन बड़ी हो गई है, इससे कोई मतलब नहीं। ये फिर आप इसको भी इसके बराबर कर सकते हो, और हमने यहीं तक खत्म कर दिया तो इसका मतलब यहीं तक नहीं है। ए लाइन along y axis perpendicular to x axis, also perpendicular to z axis. तो एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है यस फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो रुका हुआ। एक दूसरा है यस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो चल रहा है along the x axis with a constant velocity v. S dash frame of reference के पैरामीटर्स हैं O dash is the origin of S dash frame of reference, X dash is the x axis, Y dash is the y axis, and Z dash is the z axis of the S dash frame of reference.
और फिर ये नॉमेनक्लेचर बिल्कुल फिक्स हो। जैसे आप यस फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहोगे, इसका अर्थ है ऐसे इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में बात कर रहे हो जो रुका हुआ है। जैसे ही यस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस आप कहेंगे तो इसका अर्थ है ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में बात कर रहे हो जो चल रहा है। यहाँ एक्स एक्सिस के नाम चल रहा है, वाई एक्सिस के नाम चल सकता है, जेड एक्सिस के नाम चल सकता है। तो किसी एक एक्सिस के नाम चल रहा है, जिधर चल रहा है उधर ही अन्य एक्सिस मान ली। तो ये चल रहा है एक्स एक्सिस के नाम चित्र के अनुसार एक्स एक्सिस के नाम चल रहा है विद द कांस्टेंट वेलोसिटी v इज यस डैश फ्रेम ऑफ। तो यस फ्रेम ऑफ रेफरेंस का अर्थ है ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो रुका हुआ है। यस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऐसा इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो चल रहा है विद ए कांस्टेंट वेलोसिटी v अलोंग एक्स एक्सिस। अब एक कोई इवेंट p, अब p के कोऑर्डिनेट्स को हम देखने का प्रयास करें। And the coordinate of p can be seen both from S frame of reference and S dash frame of reference. जब हम S frame of reference के संदर्भ में इसको देखने की कोशिश करेंगे तो कोऑर्डिनेट जो आएगा, जब S dash frame of reference के संदर्भ में इसके कोऑर्डिनेट को देखेंगे तो ऑब्वियसली भिन्न S dash frame of reference के संदर्भ में इसके कोऑर्डिनेट हैं x dash, y dash, z dash, t. It is the coordinate of the point P, chosen point P, and event is going on at the point P. और P के coordinate with respect to S dash frame of reference is x dash, y dash, z dash and t. और P के coordinate when viewed with respect to S frame of reference इसके कोऑर्डिनेट हैं x, y, z, t। एक सुविधा मैं आपको और बता दूं, बार बार कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अभी हम चूँकि स्टार्ट कर रहे हैं, इससे परिचित हो रहे हैं, इसलिए बार बार कहना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही आप अभ्यस्त हो जाएंगे तो आप तुरंत समझ जाओगे। जब कोऑर्डिनेट्स अनप्राइम्ड होंगे, अनप्राइम्ड का मतलब x, y, z, t, इसका मतलब यह यस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से स्टैटिक फ्रेम ऑफ रेफरेंस से अटैच्ड, एसोसिएटेड। और जब कोऑर्डिनेट्स प्राइम्ड होंगे, डैश्ड होंगे, x डैश, y डैश, z डैश, t डैश, तो इसका मतलब यह यस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस से अटैच्ड। यही नहीं, देखो एक्सिस के बारे में यस फ्रेम के एक्सिस हैं, ओरिजिन इज वो एक्स, वाई, जेड। यस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस डैश लग गया तो ओरिजिन इज वो डैश, एक्सिस इज एक्स डैश, वाई डैश, जेड डैश। यस डैश के कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स डैश, वाई डैश, जेड डैश, टी डैश। यस के कोऑर्डिनेट हैं एक्स, वाई, जेड, टी ऑफ द सेम पॉइंट। ठीक, स्पष्ट है। तो एक बिंदु है P, इवेंट, और इस P के कोऑर्डिनेट्स को देखने का प्रयास विथ रिस्पेक्ट टू S फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड विथ रिस्पेक्ट टू S डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड द कॉरेस्पॉन्डिंग कोऑर्डिनेट्स आर रिटन ऑन द ब्लैकबोर्ड। और कौन किससे संबंधित है आप समझ गए। जहाँ डैश लगा है इसका मतलब S डैश है, जहाँ डैश नहीं लगा हुआ है, अनप्राइम्ड कहते हैं उसको, तो वो S से रिलेटेड। अब इन दोनों के बीच में क्या संबंध होगा, दिस इज नोन एज गैलेरियन ट्रांसफॉर्मेशन। हाउ द x will be related to x dash, y will be related to y dash, z will be related to z dash and likewise t will be related to t dash। जो सूत्र आपको मिलेगा, जो इक्वेशंस मिलेंगे, वही गैलेरियन ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। अब P के कोऑर्डिनेट विथ रिस्पेक्ट टू S डैश अपरिवर्तित कर रहे हैं, ये थोड़ा समझिए।
P के कोऑर्डिनेट विद रिस्पेक्ट टू S डैश अपरिवर्तित रहें। क्यों? क्योंकि P is moving also. P is the point in S dash frame of reference. P is the point being considered with respect to S dash frame of reference. तो S dash frame of reference में P स्टैटिक स्केल, और इसलिए यहाँ से x एक्सिस के लंब दूरी यहाँ से लेकर के यहाँ तक यह x डैश ही हमेशा है, और ये दूरी सदैव फिक्स है। v वेलोसिटी से फ्रेम ऑफ रेफरेंस चलेगा। शुरू में ऐसा रहा होगा कि o डैश o से कोइंसिडेंट रहा होगा, y डैश y से कोइंसिडेंट रहा होगा, z डैश z से कोइंसिडेंट रहा होगा, x x डैश कोइंसिडेंट है ही है, तो x की वैल्यू x डैश, y की वैल्यू y डैश, z की वैल्यू z डैश और t की वैल्यू t डैश। लेकिन समय बीत रहा, पॉइंट P चलना शुरू कर दिया विद द वेलोसिटी ऑफ v, करेस्पॉन्डिंगली S डैश भी v वेलोसिटी से चलना शुरू कर दिया। तो P की पोजीशन तो निश्चित है, फिक्स्ड है, it will remain the same, it will not change when being considered with respect to S dash frame of reference। थोड़ी सी दिक्कत आपको हो रही होगी, मैं उदाहरण, आपका एक मित्र है और आपका मित्र बस से कहीं जा रहा है, आपने बस में अपने मित्र को बैठा दिया और आपका मित्र बस में से 8 नंबर की सीट पर बैठे, तो अब 8 नंबर की सीट उसकी फिक्स रहेगी जब तक वो बदल नहीं देता। वो मान लीजिए आइडियल कंडीशन कि 8 नंबर की सीट उसको अलॉट हो गई, वो चेंज नहीं करेगी, तो आपके मित्र की पोजीशन बस में फिक्स्ड होगी। अब वो बस में बदलेगी नहीं, बस चलेगी विद द वेलोसिटी ऑफ v, तो आपका मित्र भी चलेगा विद द वेलोसिटी ऑफ v, 8 नंबर की सीट भी चलेगी और 8 नंबर की सीट चलेगी, आपका मित्र भी चलेगा, और इसलिए मित्र के पोजीशन में कोई परिवर्तन नहीं आएगा एज फार एज द बस इज कंसर्न। बस आपसे दूर होती जा रही है, चलती जा रही है। जब बस खड़ी थी तो दोनों के कोऑर्डिनेट एक ही थे, x डैश एक ही था। बस चलने लगा तो अब आपका मित्र आपसे दूर जा रहा है, उसका कोऑर्डिनेट बढ़ता हुआ चला जाएगा और आपका कोऑर्डिनेट तो फिक्स है, तो उसका बढ़ता हुआ चला जाएगा। तो लेकिन बस के अंदर उसके कोऑर्डिनेट में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो ठीक ऐसी स्थिति है, दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, एक यस स्टैटिक जो आपसे संबंधित, यस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो मूविंग, जो आपके मित्र से संबंधित है, जो बस में बैठ गया है। मित्र की वेलोसिटी वही है जो बस की वेलोसिटी है, तो यहाँ भी स्पष्ट कर दूं, यस डैश की वही वेलोसिटी है v, जो आपके मित्र जो p स्थान पर बैठा हुआ है उसकी भी वेलोसिटी, दोनों वेलोसिटी है v। बस चलती जा रही है, बस चलते हुए लखनऊ पहुंच जाएगी, बस चलते हुए कानपुर पहुंच जाएगी, लेकिन बस के अंदर आपके मित्र की पोजीशन 8 नंबर की सीट पर ही रहेगी, फिक्स्ड रहेगी, अपरिवर्तित रहेगी, चेंज नहीं करेगी। लेकिन आपके संदर्भ में आपका मित्र आपसे दूर होता जाता है, आपके संदर्भ में x एक्सिस के लंब चल रहा है तो y एक्सिस में कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि y एक्सिस के लंब नहीं चल रहा है, z एक्सिस में कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन x का मान बढ़ता हुआ समय के साथ चलता हुआ चला जाएगा। कुछ इसी ढंग की ठीक सिचुएशन यहाँ पर हमने दिखाने की कोशिश की। मैं पहले रिपीट कर दूँ, P यानी being represented by the point P, P के कोऑर्डिनेट S डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस के संदर्भ में x डैश, y डैश, z डैश, t डैश, और P के ही कोऑर्डिनेट S फ्रेम ऑफ रेफरेंस के संदर्भ में है x, y, z, t। अब आपको स्पष्ट हो गया होगा, बस दूर जा रही है, आपका मित्र आपसे दूर होता जा रहा है, x डैश के मान में तो परिवर्तन नहीं हो रहा है, वो 8 नंबर की सीट पे ही बैठा हुआ है, लेकिन आपके संदर्भ में वो दूर होता हुआ,
समय बीतेगा तो वो डैश यहाँ पहुंच जाएगा, ये पॉइंट यहाँ पहुंच जाएगा और एकदम से यह तो नहीं बदलेगा लेकिन ये बदलता हुआ चला जाएगा। इस पी बिंदु की दूरी यक्स के संदर्भ में, यक्स के संदर्भ में ये यक्स हो जाएगा। तो देखो इस चित्र से भी स्पष्ट, आपका मित्र आपसे दूर होता जा रहा है और आपके संदर्भ में माने यस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के संदर्भ में उसका कोऑर्डिनेट हो गया यक्स। बस के संदर्भ में आपके मित्र का कोऑर्डिनेट है यक्स है, फिक्स्ड है। चित्र देखने से यह स्पष्ट हो रहा है यक्स का मान ज्यादा है, यक्स डैश का मान कम है। तो यक्स डैश तो फिक्स्ड रहेगा लेकिन यक्स का मान बराबर समय बीतने के साथ विद द elapse of the time, as the time is increasing, the value for x will go on increasing। और कितना बढ़ेगा, क्या अंतर आएगा? तो देखो t समय मान लो बीत गया, v वेलोसिटी से चल रहा है, t समय बीता तो ये दूरी यहाँ से लेकर के और यहाँ तक 1 सेकंड में v वेलोसिटी उसकी है, the distance covers in 1 second। तो t सेकंड में जो दूरी चलेगा उसकी वैल्यू vt आ जाएगा। तो ये vt दूरी ट्रैवर्स कर जाएगा, ये दूरी vt चल जाएगा। ठीक, तो अब तीनों को मैं फिर से बता दूं। x डैश is the position of your friend in the bus which is fixed one। ये x डैश सदैव x डैश ही रहेगा, सदैव वह 8 नंबर की सीट इलाटेड जो है उस पर बैठा रहेगा, उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, चाहे वो कितना ही दूर आगे निकलना चाहे, जब तक बस में बैठा है उसके पोजीशन में कोई अंतर नहीं है। लेकिन आप जो सी ऑफ करने आए थे, यस फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपके साथ एसोसिएटेड है, फिक्स्ड है, तो उसके संदर्भ में यह बराबर बढ़ता हुआ चला जाएगा। और कितने द्वारा बढ़ेगा ये डिपेंड करेगा कितना टाइम बीता। टी समय यदि बीत गया तो ओ डैश से चल करके वीडी दूरी द्वारा चल जाएगा। टाइम और बीतेगा तो ओ डैश यहाँ आएगा, वीडी दूरी बढ़ जाएगी। जैसे जैसे समय बीतता जाएगा वो और ओ डैश के बीच की दूरी बढ़ती हुई चलेगी। तो इस चित्र से यह स्पष्ट है कि अब आप एक संबंध डिराइव कर सकते हैं, इन विच वे द x डैश इज रिलेटेड टू x। और ऑब्वियस है x डैश इज इक्वल टू x माइनस b। सो वी गेट an equation x dash, the distance are measured in s dash frame of reference, this is equal to x, लंबी दूरी है और कितनी अधिक है ये bt द्वारा, तो x minus bt। So this we get one equation which relates that after the time t, after the elapse of the time t, the x and x dash will be related as x dash is equal to x minus pt। जैसे जैसे समय बीतता जाएगा pt बढ़ेगा, x भी बढ़ेगा, x में से ऐसा घटेगा कि x डैश हमेशा कांस्टेंट रहेगा। देख लो t इक्वल टू 0। जब आपने अपने मित्र को बस में बैठाया, बस रुकी हुई थी, नहीं चल रही थी, जब चलना शुरू की तो फिर समय आपने नापा तो t is equal to 0, this term is equal to 0, then x is equal to x। So this is the relationship between x and x dash। x is a parameter associated with s frame of reference, x dash is a parameter associated with s dash frame of reference, और s dash और s के बीच में क्या संबंध आएगा पैरामीटर्स में, उसके लिए एक इक्वेशन प्राप्त हो गया, x dash is equal to x minus b। अब ये से हाँ बोलो हो गया। तो दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन a parameter associated with s frame of reference and another parameter associated with the s frame of reference। x एक्सिस के नाम चल रहा है तो ये
वाई एक्सिस के लाइन नहीं चल रहा है तो वाई का मान अपरिवर्तित रहेगा, वाई डैश इट इज इक्वल टू वाई। कारण आपसे पूछा जाए क्यों ऐसा है, तो सिंस इट इज नॉट मूविंग अलोंग वाई एक्सिस, इट इज सोनली मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस, तो इसलिए एक्स एक्सिस के नाम बदल रहा है। जेड एक्सिस के नाम भी चल नहीं रहा है तो जेड एक्सिस इज इक्वल टू जेड डैश इज इक्वल टू जेड। और सिंस द वेलोसिटी ऑफ मूवमेंट इज वेरी वेरी स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल हम इसको कहते हैं, क्यों? क्योंकि we'll be considering the velocity comparable to the velocity of light। तो यहाँ पर जो नॉर्मल हमारी वेलोसिटी है वाई हाई होती है 300 किलोमीटर पर आवर, मे बी वेरी फास्ट 600 किलोमीटर पर आवर। कैलकुलेट करो मीटर पर सेकंड में निकालो तो इसकी वेलोसिटी बहुत बहुत कम आएगी, 100 मीटर पर सेकंड या कुछ इस तरह की वेलोसिटी है। जबकि लाइट की वेलोसिटी कितनी होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। सो इट इज ए वेरी वेरी स्मॉल वेलोसिटी, और इसमें स्मॉल वेलोसिटी के लिए फिर ये इक्वेशन है, और इसलिए हमारे डे टू डे यूसेज में हमने देखा है टाइम में कोई परिवर्तन नहीं होता। आपकी घड़ी और आपके मित्र की घड़ी जो 8 नंबर की सीट पे बैठा है दोनों मिली हुई है, जब लखनऊ पहुंच जाए या अपने गंतव्य पे पहुंच जाए तब आप उससे पूछिए कि आपकी घड़ी में कितना बजा है, तो वही समय बताएगा जो आपकी घड़ी में बज रहा है। तो इसलिए टाइम विल आल्सो नॉट चेंज, so t dash is equal to। So these are the 4 equations we will be getting, and they are known as Kähler transformation equation, and with the help of this one we will be getting a transformation of the s dash parameter, x dash, y dash, z dash, t dash being converted into s parameter, s frame parameter, x, y, z and t। तो ये गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन है। अच्छा, एक शब्द अभी आया, हमने कहा वेलोसिटी इज वेरी वेरी स्मॉल। एक चीज़ आपको बता दें कि फिजिक्स में स्मॉल क्या होता है और तो फिजिक्स में लार्ज क्या होता है। तो फिजिक्स में बड़ा गड़बड़ है, हम लार्ज या स्मॉल को बहुत स्पेसिफिकली डिफाइन नहीं करते, डिफाइन करते हैं परिस्थितियों के अनुसार। कभी कभी कोई राशि किसी दूसरी राशि की तुलना में बहुत बहुत कम हो जाती है तो उसको हम नगण्य मान लेते हैं। जैसे हमारा शरीर है, आप वेइंग मशीन पे जाइए, अपना वजन तौलिए, किलोग्राम में कैलिब्रेटेड होता है, आपका आया 55 किलोग्राम। बाल कटवा करके जाइए और फिर नापिए तो फिर 55 किलोग्राम भी आएगा। बाल आपने कटवाया, 25-50 ग्राम बाल आपके जरूर कट गए, हल्के हो गए आप, लेकिन वह मशीन वहाँ नहीं शो कर। सो दिस 25 ग्राम, 10 ग्राम, the mass of the cut hair is very very small in comparison to the mass of your body 50-55 kilogram। इसी को हम कहते हैं वेरी वेरी स्मॉल, मीनिंगलेस, प्रैक्टिकली निग्लिजिबल, टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो। 10 ग्राम है लेकिन इसको हम जीरो मान लेते हैं, लेकिन कभी कभी यही मीनिंगफुल हो जाता है। सोना खरीद रहे हो, एक पलड़े पे मक्खी बैठ गई और सुनार ने मक्खी के साथ सोना का तोल दिया, तो आप ऑब्जेक्ट करते हो, जबकि मक्खी का मांस, आपका शरीर जितना मांस है, 2-4 मक्खी भी बैठ जाए तो मांस में अंतर नहीं आएगा। आपके शरीर की तुलना में द मास ऑफ ए हाउस फ्लाई इज निग्लिजिबल, प्रैक्टिकली जीरो। लेकिन 10 ग्राम सोना 500 मिलीग्राम सोना की तुलना में हाउस फ्लाई का मास मीनिंगफुल होता है, तो वहाँ इट्स वेरी वेरी लार्ज। वही मक्खी
वेरी वेरी लार्ज कभी कभी हो जाती है और वही मक्खी कभी कभी वेरी वेरी स्मॉल हो जाती है। तो किस परिस्थिति में आप डिस्कस कर रहे हो, डील कर रहे हो, उसके अनुसार फिजिक्स में हम स्मॉल की बात या लार्ज की बात करते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। सो हियर वी आर कंसिडरिंग द केसेस where the velocity is very very small in comparison to the velocity of light 3 into 10 power 8 meter per second. So thank you very much. This is all for today.